हेलो दोस्तों, विद्यावती एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मैं विवेक और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि हमारा जो भारत है, हमारे जो भारत के लोग हैं वे बायो फर्टिलाइजर की ओर ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। केमिकल फर्टिलाइजर को कम किया जा रहा है और ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आज का हमारा जो टॉपिक छोटू मोटू सा एकदम बिल्कुल टॉपिक होने वाला है और उस टॉपिक का नाम है बायो फर्टिलाइजर। तो बायो फर्टिलाइजर को हम जानेंगे कि बायो फर्टिलाइजर क्या होता है, उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं और उसका महत्व हमारे फसलों के लिए क्या होने वाला है। ये सब पूरा डिटेलिंग वीडियो हम आप लोगों को बनाएंगे और आप लोगों को बताएंगे कि बायो फर्टिलाइजर से किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और आयोग के जो संभावित प्रश्न हैं। हमारी टीम प्रश्नों का एक श्रृंखला तैयार कर रही है। जैसे पिछले वीडियो में 50 प्रश्न का श्रृंखला दिया गया था एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसी तरह से 50 क्वेश्चन का फिर श्रृंखला लेकर आने वाली है। हो सकता है नेक्स्ट वीक में आप लोगों को वह श्रृंखला देखने को मिल जाए। तो आइए चलते हैं आज का जो हमारा टॉपिक बायो फर्टिलाइजर है उसके पीपीटी की ओर, और पीपीटी के माध्यम से हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि बायो फर्टिलाइजर होता क्या है और उसका उपयोग हम कैसे करते हैं। और वह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तब हो जाता है क्योंकि करंट से रिलेटेड उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं कि बायो फर्टिलाइज़र या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बायो फर्टिलाइज़र से लिंक होते हैं। तो आइए पीपीटी की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या है। कह रहा है ये कि जैविक खाद जो होता है, क्या होता है? जैविक खाद या जैव उर्वरक। जैविक खाद को हम ऑर्गेनिक मैन्योर कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो है बायो फर्टिलाइज़र के बारे में जानना हम लोगों को। तो हम लोग जैविक खाद ना कह करके हम जैव उर्वरक कहेंगे। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि जैविक खाद और जैव उर्वरक को लेकर के उन लोगों के मन में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। जहाँ पर लिखा है वो जैविक खाद, समझ जाओ कि वह ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या ऑर्गेनिक मैन्योर की बात कर रहा है। FYM फिलर एलिमेंट्स और कंपोस्ट की जो बातें कर रहा है वो जैविक खाद की बात कर रहा है। लेकिन जैव उर्वरक क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या है जैव उर्वरक। बायो फर्टिलाइज़र जैव उर्वरकों में लाभदायक सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, फफूंद, ब्लू ग्रीन एल्गी आदि कल्चर प्रयोग करते हैं। जैसे बायो फर्टिलाइज़र का जब हम यूज करते हैं तो उसमें बैक्टीरिया, फंगस एंड ब्लू ग्रीन एल्गी का जो कल्चर होता है, मीडिया जो होता है, उस तरह से हम उसका प्रयोग करते हैं। जैव उर्वरक दो प्रकार के होते हैं। ये जो बायो फर्टिलाइज़र है ना, यह दो प्रकार का होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि बायो फर्टिलाइज़र, टाइप ऑफ बायो फर्टिलाइज़र, तो बायो फर्टिलाइज़र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए क्योंकि प्रकार तो आप जान गए दो, यदि आयोग को घुमाना होगा तो ये थोड़ी ना पूछेगा कि दो प्रकार के होते हैं कि चार प्रकार के होते हैं। ये तो बच्चों जैसा क्वेश्चंस हो गया। पहला है नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करने वाले जैव उर्वरक। वह बायो फर्टिलाइज़र जिसको एप्लीकेशन यदि हम खेत में करते हैं तो उस एप्लीकेशन के द्वारा नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करने वाले फर्टिलाइज़र या नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करने वाले बैक्टीरिया, फंगस या बीजीए उसमें उपस्थित होते हैं। सेकेंड है फास्फोरस पोषक तत्व प्रदान करने वाले जैव उर्वरक। पहला तो नाइट्रोजन हो गया, लेकिन दूसरा फास्फोरस। क्या पोटास की कोई भूमिका नहीं है? जी बिल्कुल सही सुना आपने, पोटास के लिए कोई भी जैव उर्वरक उपलब्ध नहीं है। पहला नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करने वाले जैव उर्वरक, ये जीवाणु वातावरण की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन कर देते हैं, जिसे नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण भी कहते हैं। अब आप लोग सोचते होंगे कि जो नाइट्रोजन हमारे वातावरण में
78% नाइट्रोजन मौजूद है उसका डायरेक्टली यूज पौधे अपने से क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि पौधे जो होते हैं ना वो नाइट्रोजन का कंजप्शन नाइट्रेट फॉर्म में करते हैं। नाइट्रोजन जो हमारे वातावरण में उपस्थित है वह नाइट्रोजन के फॉर्म में उपस्थित है, ना कि नाइट्रेट के फॉर्म में। तो जो सहजीवी बैक्टीरिया होते हैं या असहजीवी बैक्टीरिया होते हैं वो पौधों के साथ रह करके वातावरण के नाइट्रोजन को एडॉप्ट करके वह उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं और पौधे उसे आसानी से कंजप्ट कर लेते हैं। अब नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं या फिर जैव फर्टिलाइज़र जो होते हैं वह भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला सहजीवी जीवाणु, ये फसल के साथ साथ सहजीवी के रूप में रहते हैं। राइजोबियम, यह जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ों पर गांठें बनाकर नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण करते हैं। ये जीवाणु भूमि में 50 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर जमा करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट यह क्वेश्चन है कि जो सहजीवी जीवाणु है जो फसलों के साथ जीवित रह करके नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। एग्जाम्पल में हम राइजोबियम को लेते हैं तो क्या है, राइजोबियम नामक जो जीवाणु है वह 1 साल में या एक फसल अरहर के साथ रह करके कितना नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो 50 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर जमा करता है। आगे देखते हैं। दूसरा है फ्लाईवी या स्वतंत्र जीवाणु, गैर सहजीवी मुक्त जीवन जीवाणु या जैव फर्टिलाइजर। यहाँ जो फ्लाईवी लिखा है ना इसको आप लोग थोड़ा सा देख ले, फ्री लाइवली है, मतलब कि स्वतंत्र जीवन जीने वाला। एजिटोबैक्टर, आप लोग ध्यान देंगे पिछले में जो सहजीवी जीवाणु था वह था राइजोबियम, लेकिन इसमें क्या है, एजिटोबैक्टर। कपास, धान, गेहूं, जौ, तिलहन, सब्जियों आदि के लिए एस्परजिलस, जो एजिटोबैक्टर है वह कपास, धान, गेहूं, जौ, तिलहन, सब्जियों आदि के लिए जो एस्परजिलस है। सेकेंड क्या है? सेकेंड है एस्परजिलस। सेकेंड हम लोगों को ध्यान देना है कि क्या है, एस्परजिलस। एस्परजिलस ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना आदि के लिए। जो एजिटोबैक्टर बैक्टीरिया है ना वह कुछ ही फसलों में, अब जैसे राइजोबियम था तो सभी दलहनी फसलों में राइजोबियम के अलग अलग स्पीसीज मौजूद होते हैं, लेकिन अन्य फसलों जैसे कपास, मक्का, ये सब फसलों में एजिटोबैक्टर और एस्परजिलस नामक जीवाणु उपस्थित होते हैं और वहीं जैव उर्वरक के रूप में कार्य करते हैं। ये जीवाणु भूमि में 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर जमा करते हैं। अब जो राइजोबियम है ना वह दलहनी फसलों में 50 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन जमा कर देता था। इसीलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा या पूछ सकता है आयोग कि किस निम्नलिखित में से किस फसल में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होती है? गेहूँ, मक्का, जौ और अरहर। तो आपका सही उत्तर होगा अरहर। आइए देखते हैं तीसरा, नील हरित शैवाल, बीजीए जिसे कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी इसे जानते हैं। यह धान के खेतों में एजोला, वाटर फर्न, जलीय पर्ण के साथ मिलकर नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण करते हैं। ये जो होते हैं ना धान के खेतों में एजोला या वाटर फर्न जो होते हैं उनके साथ मिलकर के नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण करते हैं। कौन? बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। नील हरित शैवाल की एनाबीना एवं नॉस्टॉक प्रजाति काम में लेते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सा ब्लू ग्रीन एल्गी का एक उदाहरण है? आपका पहला उत्तर हो जाएगा एजोला, दूसरा उत्तर हो जाएगा पहला उत्तर हो जाएगा एजोला, दूसरा हो जाएगा एजिटोबैक्टर, तीसरा हो जाएगा एस्परजिलस और चौथा हो जाएगा एनाबीना। तो आपका सही उत्तर होना चाहिए दोस्तों एनाबीना। क्या उत्तर होना चाहिए? एनाबीना या नॉस्टॉक। ये दोनों जो है ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी की प्रजातियां हैं जो एजोला के साथ मिल करके नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। एजोला एक जलीय पौधा है
जिसे धान की फसल में नील हरित शैवाल के साथ जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग लेते हैं। जो एजोला है ना, वो एक प्रकार का फर्न है, एक प्रकार का प्लांट्स है, और उस प्लांट की सहायता से ब्लू ग्रीन एल्गी डेवलप होती है, तो इसलिए इसका प्रयोग हम करते हैं। मुख्य फसलों से संबंधित राइजोबियम की प्रजातियां। अब कुछ मुख्य फसल हम उसकी देखते हैं, उसका एक लिस्ट बना करके हमने रखा है कि लिस्ट के माध्यम से आप लोगों को सही समझ में आएगा। ये है लिस्ट। यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, लिखा है राइजोबियम प्रजाति और फसलें। तो जो पहला राइजोबियम प्रजाति है राइजोबियम मेलिलोटाई, ये मेलिलोटाई जो है वो इसकी स्पीसीज है। तो जो राइजोबियम मेलिलोटाई होता है वह किस किस फसलों में पाया जाता है, तो वह पाया जाता है रिजका और मेथी यहाँ पर है, मैथी अलग अलग हो गया है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मिस प्रिंटिंग है। तो राइजोबियम मेलिलोटाई जो है वह रिजका और मेथी में पाया जाता है। ट्राइफोलाई बदसीम में, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो बदसीम का वैज्ञानिक नाम है वह है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम। बदसीम का वैज्ञानिक नाम ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम है। तो ट्राइफोलियम से आप लोग इसका ट्रिक देखेंगे, ट्राइफोलाई नामक जो राइजोबियम होता है वह किस फसल के लिए उपयोगी होता है, वह बदसीम का सहजीवी जीवाणु है। राइजोबियम लिग्यूमिनेसेरम से आप लोग समझते हैं कि लेग्यूम मतलब दलहनी फसलें, तो इसमें दिया है कि मटर, मसूर व अन्य दलहनी फसलें। जो मटर है, मसूर है, अरहर है, ये सब दलहनी फसलें हैं। सभी में राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम नामक जो जीवाणु की प्रजाति है वह एक्टिव होती है, जिसे नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य होता है। फेजियोलाई, सेम और राजमा जो ये फसल है इसमें फेजियोलाई नामक सहजीवी जीवाणु कार्य करता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि जो राजमा है, क्या राजमा के फसल में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन यदि होता है तो राजमा के फसल में हमें यूरिया या नाइट्रोजन युक्त उर्वरक देने की क्यों आवश्यकता पड़ती है? तो जो फेजियोलाई बैक्टीरिया है ना, वह राजमा के पौधे के साथ साथ कम सक्रिय होता है। क्या होता है? कम सक्रिय। जब कम सक्रिय होगा तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन न के बराबर करेगा। जब न के बराबर करेगा तो फसल को नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वह कौन सा ऐसा दलहनी फसल है जिसमें नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का प्रयोग करते हैं, तो उत्तर होगा आपका राजमा। उत्तर होगा मित्रों राजमा। नेक्स्ट है राइजोबियम जपोनिकम सोयाबीन और सनई, यह दो प्रकार का फसल है। सोयाबीन और सनई में यह सहजीवी जीवाणु के रूप में कार्य करता है। ब्रेडी राइजोबियम मूंगफली व चंवला। राइजोबियम फ्रेडी मूंग व अरहर। राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम भी अरहर में पाया जाता है और फ्रेडी भी अरहर में पाया जाता है। ये सभी सहजीवी जीवाणु के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब हमने एक टाइप 1 तो देख लिया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले सहजीवी जीवाणु फंगस के बारे में जान लिया। अब हम देखते हैं फास्फोरस पोषक तत्व प्रदान करने वाले जैव उर्वरक। फास्फोरस पोषक तत्व प्रदान करने वाले जैव उर्वरक 2 प्रकार के होते हैं। जैसे वह 3 प्रकार का होता था, यह भी 2 प्रकार का होता है। पहला फास्फेट घोलक, पहला है फॉस्फेट सोल्यूबल बैक्टीरिया, जिसे हम PSB के भी नाम से जाने जाते हैं। हिंदी में फास्फेट घोलक बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। और दूसरा है फास्फेट अवशोषक फफूंद या माइकोराइजा। फास्फेट अवशोषक माइकोराइजा या फफूंद, यह 2 प्रकार का जैव उर्वरक फास्फोरस पोषक तत्व प्रदान करते हैं। माइकोराइजा यह एक प्रकार का पौधा की जड़ों एवं फफूंद के बीच सहजीविता है।
जैसे जो पौधे के जड़ हैं और उसमें यदि फफूंद लग जाते हैं तो आप लोग देखते हैं कि फंगस जो होता है ना वो प्लांट के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होता है। लेकिन नहीं, कुछ ऐसे फंगस होते हैं जो पौधों के लिए रामबाण और लाभकारी सिद्ध होते हैं। तो हम उन्हीं फंगस की बात करते हैं कि उन्हें क्या कहते हैं, माइकोराइजा। यह एक प्रकार के पौधों की जड़ों एवं फफूंद के बीच जीविता है। साथ में जीने वाले को इंग्लिश में एक टर्म का यूज किया जाता है और उस टर्म का यूज है सिम्बायोसिस। साथ साथ जीवन बिताने वाले को सिम्बायोसिस कहते हैं। जो भूमि में उपस्थित फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में बदलकर पौधों को उपलब्ध कराती है, जैसे वैम। वैम का मतलब फास्फेट अवशोषक फफूंद या फास्फेट अवशोषक माइकोराइजा। यह है हमारा बायो फर्टिलाइज़र। बायो फर्टिलाइज़र को हमको सिर्फ इतना पढ़ना है मुख्य रूप से कि बायो फर्टिलाइज़र कितने प्रकार के होते हैं और किन किन पोषक तत्वों का संरक्षक बायो फर्टिलाइज़र द्वारा किया जाता है और किन फसलों में बायो फर्टिलाइज़र से अधिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, फास्फोरस फिक्सेशन होता है, और कौन सा ऐसा फसल है जिसमें नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है फिक्सेशन के बाद भी। तो वह उत्तर होगा आपका राजमा। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए मित्रों आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। और आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। अगर पसंद आ गया हो वीडियो तो आप लोग लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर यदि नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल वाला आइकन जो है ना उसको दबा करके घंटी वाला भी आइकन दबा दीजिए और आल पर क्लिक करके आप लोग छोड़ दीजिए, क्योंकि आल पर क्लिक करेंगे तो हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर टन टन घंटी के रूप में डायरेक्ट सुनाई देगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में महा धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।